नो एक्स्ट्रा फ्लफ, जस्ट प्योर फैक्ट्स। तो रेडी हैं आप? एब्सोल्युटली, लेट्स डू दिस। चलो अब पहली स्लाइड देखते हैं। मैप दिख रहा है इसमें मुझे। हाँ, इस स्लाइड में पृथ्वी का ग्लोब है जिसमें भारत को नारंगी रंग से हाईलाइट किया गया है और 4 टेक्स्ट बॉक्स दिए गए हैं। तो इन टेक्स्ट बॉक्सेस में एग्जैक्ट डिटेल्स क्या हैं? अक्षांशीय दृष्टि से भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है। ओके, और क्षेत्रफल का डेटा क्या है? कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है जो विश्व का 2.4% है। क्षेत्रफल में हमारा स्थान 7वां है, लेकिन जनसंख्या 17.5% है। मेरा एक डाउट है, क्या हम पूरी तरह से उत्तर पूर्वी हिस्से में आते हैं? हाँ, स्लाइड के आधार पर हम कंप्लीटली उसी नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। अच्छा, समझ गई। तो अक्षांश, देशांतर और जनसंख्या का ये अनुपात क्लियर हो गया। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। इसमें एक नया मैप दिख रहा है। सही कहा, इस मैप में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को हरे रंग से और दमन दीव क्षेत्र को नारंगी रंग से दर्शाया गया है। पॉलिटिकल बाउंड्रीज और चेंजेस के बारे में क्या हाइलाइट्स हैं? टेक्स्ट कहता है कि 31 अक्टूबर 2019 को JNK और लद्दाख अलग हुए और 26 जनवरी 2020 को दादरा, नगर हवेली और दमन दीव का विलय हुआ। तो इसके बाद की वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। एक डाउट क्लियर करना था, क्या वर्तमान में यूटीज की संख्या विलय के बाद 8 हो गई है? बिल्कुल, टेक्स्ट इस तथ्य की स्ट्रिक्टली पुष्टि करता है कि मर्जर के बाद अब एग्जैक्टली 8 यूटीज ही हैं। ये JNK पुनर्गठन और यूटी विलय की जो तारीखें हैं, अक्टूबर 2019 और जनवरी 2020, ये परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण लग रही हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। स्टेट एग्जाम्स और UPSC मैचिंग क्वेश्चंस में ऐसे रीसेंट डेट्स डायरेक्टली पूछे जाते हैं। राइट। तो इस वर्तमान राजनीतिक संरचना को याद रखते हुए अब अगली स्लाइड देखते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट्स का विजुअल है ये। हाँ, इस मैप में उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर 4 तीर यानी एरोज बने हैं और टाइम डिफरेंस का एक बॉक्स है। इन चारों दिशाओं के आखिरी छोर कौन से दिए गए हैं? उत्तर में इंदिरा कॉल है जो लद्दाख में 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पर है। दक्षिण में इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पर 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पर है और मुख्य भूमि पर कन्याकुमारी है। और पूर्व पश्चिम के पॉइंट्स? पूर्व में किबिथु है अरुणाचल में 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट और पश्चिम में गौहर मोती है गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। साथ ही गुजरात और अरुणाचल के बीच 2 घंटे का समय अंतर है। मेरा एक डाउट है, मुख्य भूमि और सबसे दक्षिणी बिंदु में क्या अंतर दर्शाया गया है? स्लाइड से यह स्पष्ट होता है कि ओवरऑल टेरिटरी का आखिरी हिस्सा ग्रेट निकोबार का इंदिरा पॉइंट है, लेकिन सॉलिड मेनलैंड की बात करें तो वो कन्याकुमारी है। अच्छा, ये डिस्टिंक्शन काफी क्लियर है। तो इन चारों दिशाओं के एक्सट्रीम पॉइंट्स को समझने के बाद चलो अब हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को देखते हैं। इस मैप में बॉर्डर्स अलग कलर्स में ग्लो कर रहे हैं। बिल्कुल, भारत के इस मैप में पाकिस्तान की सीमा लाल, चीना की पीली और पूर्वी सीमाएं हरे रंग से चमक रही हैं। टेक्स्ट में इन बाउंड्रीज का क्या डिटेल है? टेक्स्ट के मुताबिक 1947 में बनी रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है और मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच दर्शाई गई है। स्पेशली अरुणाचल प्रदेश ब्रैकेट में लिखा है। और बॉर्डर्स की लंबाई का डेटा? सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है, सिर्फ 106 किलोमीटर, जो लद्दाख से टच होती है। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर है और कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। मेरा एक डाउट है, क्या मैकमोहन रेखा सिर्फ अरुणाचल में है? हाँ, स्लाइड के टेक्स्ट में स्पेसिफिकली अरुणाचल प्रदेश ही हाईलाइट किया गया है। ये सबसे छोटी अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर और सबसे लंबी बांग्लादेश की सीमा का डेटा मैचिंग सवालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम अलर्ट लग रहा है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। लंबाई और कंट्री का नाम क्रॉस मैच करना एग्जामिनर्स का फेवरेट एरिया है। तो सीमाओं के इन डिटेल्स के साथ आगे बढ़ते हैं। अब लगता है माउंटेन स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ, चलो अब पहाड़ों की तरफ चलते हैं। ट्रांस हिमालय की स्लाइड पर, जिसे द क्राउन कहा गया है। ये तो एक 3D मैप है जहां रेंजेस काफी उभरी हुई दिख रही हैं। सही पकड़ा। 3D मैप में उत्तर भारत की पर्वत श्रृंखलाओं को क्लियरली दर्शाया गया है। टेक्स्ट के अनुसार काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ कहा जाता है और यही K2 है जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। और ट्रांस हिमालय के ओरिजिन के बारे में क्या है? ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है और इसीलिए यह हिमालय से पुराना है। एक मिनट, मेरा डाउट यही था कि ट्रांस हिमालय हिमालय से पुराना कैसे हो गया? क्योंकि स्लाइड के टेक्स्ट में एक्सप्लिसिटली लिखा है कि ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। टेक्टोनिक ओरिजिन अलग होने से इसका निर्माण मेन हिमालय से पहले हुआ था। अच्छा, बाकी पॉइंट्स क्या हैं इसके? सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है जहां 1984 में ऑपरेशन मेघदूत हुआ था। साथ ही लद्दाख श्रेणी में राकापोशी चोटी को मार्क किया गया है जो विश्व की सबसे तीव्र ढाल है। ये ऑपरेशन मेघदूत का साल और राकापोशी का सबसे तीव्र ढाल होना, ये दोनों डायरेक्ट फैक्ट्स परीक्षा के लिए हाई प्रायोरिटी अलर्ट लग रहे हैं। एकदम सही। ऐसे यूनिक ज्योग्राफिकल सुपरलेटिव्स एग्जाम्स में जरूर आते हैं। तो इस क्राउन को यहाँ रैप अप करके अगली स्लाइड पर चलते हैं। महान हिमालय। यहाँ 3D मैप में 3 पैरेलल लेयर्स दिखाई दे रही हैं। हाँ, इसमें हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियां सफेद और हरी पट्टियों से दर्शाई गई हैं। इन लेयर्स का क्या नाम दिया गया है? सबसे ऊपर महान हिमालय यानी हिमाद्री है जिसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है, जहां माउंट एवरेस्ट और कंचनजुंगा है।
और मिडिल लेयर? बीच में लघु हिमालय यानी लेसर हिमालय है, जिसमें पिरपंजाल और धौलाधर हैं। पर्यटन स्थल जैसे शिमला, मसूरी यही हैं। और सबसे आखिरी लेयर कौन सी है? वो शिवालिक है यानी आउटर हिमालय, जो सबसे नवीनतम श्रेणी है और इसे हिमालय का पहाड़ प्रदेश कहा गया है। एक और ब्लॉक है घास के मैदानों के बारे में। घास के मैदानों के क्या नाम दिए हैं? कश्मीर में इन्हें मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग, और उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहते हैं। एक डाउट क्लियर करना था कि शिवालिक को पहाड़ प्रदेश क्यों लिखा है? स्लाइड क्लियर करती है कि यह सबसे बाहरी और नवीनतम श्रेणी है, यानी बेस या फुट रीजन, इसलिए इसे पहाड़ प्रदेश लिखा गया है। ये कश्मीर का मार्ग और उत्तराखंड का बुग्याल, इनका नाम अलग अलग होना परीक्षा के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अलर्ट है। स्टेट मैचिंग वाले सवालों में ये आ सकता है। बिल्कुल। स्टेट और लोकल टर्म्स को मैच करने वाले फॉर्मेट्स हमेशा स्कोर दिलाते हैं। बिल्कुल। तो हिमालय की इन 3 प्रमुख परतों को समझने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब दर्रों की बारी लग रही है। हाँ, अब पूर्वोत्तर और प्रमुख दर्रों की स्लाइड देखते हैं। मैप में पूर्वोत्तर भारत और उत्तरी दर्रों पर अलग अलग बॉक्सेस दिए गए हैं। पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के क्या नाम है? पूर्वांचल की पहाड़ियों में मिश्मी, पटकाईबुम और नागा मार्क्ट है। मेघालय के पठार में गारो खासी और जैंतियां हैं। यही मौसिनरम में सर्वाधिक वर्षा का पॉइंट है। और पासेस यानी दर्रों के डिटेल्स क्या हैं? सिक्किम का नाथुला दर्रा भारत चीन व्यापार और रेशम मार्ग से जुड़ा है। हिमाचल में रोहतांग दर्रे पर अटल टनल का जिक्र है और जोजिला दर्रे के आगे लिखा है कि ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। एक डाउट, थोड़ा डिटेल में बताइए, नाथुला दर्रे और रेशम मार्ग का क्या कनेक्शन यहाँ हाईलाइट किया गया है? टेक्स्ट के अनुसार नाथुला दर्रा हिस्टोरिकली एंशिएंट सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग का एक अहम छोर था और आज वहीं ट्रेड रूट है। ये जोजिला दर्रे का श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करने वाला पॉइंट मुझे ये एग्जाम ओरिएंटेड लग रहा है। सही पकड़ा। कौन सा दर्रा किन दो शहरों को जोड़ता है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन फॉर्मेट है। तो दर्रों का महत्व समझने के बाद पहाड़ों से नीचे उतरते हैं। यानी अब विशाल मैदानों की बात होगी। बिल्कुल। उत्तर के विशाल मैदान की स्लाइड। भारत के मैप के साथ यहाँ भाबर, तेराई, बांगर और खादर का एक 3D ब्लॉक डायग्राम है। इन चारों जोन्स का क्या डिवीजन दिया गया है? भाबर शिवालिक के ठीक नीचे कंकड़ पत्थरों वाला क्षेत्र है जहां नदियां विलुप्त हो जाती हैं। तराई दलदली और नम क्षेत्र है जहां घने जंगल है। खादर और बांगर का क्या हिसाब है? खादर नई जलोढ़ मिट्टी है जो सबसे उपजाऊ होती है और बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जहां बाढ़ का पानी आमतौर पर नहीं पहुंचता। टेक्स्ट में दोआब को ही 2 नदियों के बीच की भूमि के रूप में डिफाइन किया गया है। मेरा एक डाउट है, नदियां भाबर में आकर विलुप्त क्यों हो जाती हैं जैसा स्लाइड में लिखा है? इसका कारण स्लाइड के शब्दों में है कंकड़ पत्थर। बोल्डर्स इतने पोरस होते हैं कि पानी सतह के नीचे बहने लगता है। समझ गई। खादर की नई मिट्टी और बांगर की पुरानी मिट्टी के बीच का अंतर तो परीक्षा के लिए पूरे एग्जाम अलर्ट लग रहा है। हाँ, फिजिकल ज्योग्राफी में ये कॉन्सेप्ट बेस बनता है, इसलिए ये अलर्ट जरूरी है। तो मैदानों के इस वर्गीकरण के साथ चलो मध्य भारत चलते हैं। पत्थरों का मैप दिख रहा है इसमें? हाँ, मध्य उच्चभूमि की इस स्लाइड में अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएं चिन्हित हैं। अरावली रेंज के बारे में टेक्स्ट क्या कहता है? अरावली विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है जिसकी चोटी गुरु शिखर है 1722 मीटर। मालवा पठार को ज्वालामुखी लावा से बना बताया गया है, जहां की काली मिट्टी कपास के लिए है। और बाकी पॉइंट्स? अमरकंटक से नर्मदा और सोन का उद्गम मार्क किया गया है। सतपुड़ा के बारे में लिखा है कि ये एक ब्लॉक पर्वत है जो भ्रंश घाटियों के बीच स्थित है। मुझे एक डाउट क्लियर करना था, अरावली की सबसे ऊंची चोटी इस डाटा बॉक्स में कौन सी बताई गई है? डाटा बॉक्स में स्ट्रिक्टली गुरु शिखर का नाम और 1722 मीटर हाइट रिकॉर्ड की गई है। सतपुड़ा रेंज का ब्लॉक पर्वत होना और भ्रंश घाटियों के बीच में होना, ये फिजिकल फीचर परीक्षा के लिए एकदम महत्वपूर्ण लग रहा है। मैं बिल्कुल सहमत हूं। रिफ्ट वैलीज और ब्लॉक माउंटेन्स ज्योग्राफी एग्जाम्स के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। चलो मध्य उच्च भूमि का संक्षेप यहां करके अगली स्लाइड देखते हैं। दक्कन और छोटा नागपुर पठार की स्लाइड। हाँ, यहाँ दक्कन और पूर्वी पठार का 3D उभरा हुआ मैप है। टेक्स्ट में इन दोनों पठारों को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? छोटा नागपुर को भारत का रूर कहा गया है क्योंकि ये लोहा और कोयला जैसे खनिजों का भंडार है, और दक्कन ट्रैप बसाल चट्टानों से निर्मित है जहां रेगोर यानी काली मिट्टी मिलती है। यहाँ मेघालय का पठार भी एक बॉक्स में है। बिल्कुल। इसमें लिखा है कि यह मलदा गैप द्वारा मुख्य पठार से अलग हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ पहाड़ी है जो एक जैन तीर्थ स्थल है, और ये सब प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा दर्शाया गया है। एक डाउट यही आ रहा था कि मेघालय पठार इस मेन ब्लॉक से कैसे अलग हुआ? स्लाइड पे एकदम क्लियरली मलदा गैप लिखा हुआ है जिसके द्वारा ये फिजिकल डिस्कनेक्ट बना। छोटा नागपुर को स्पेसिफिकली भारत का रूर कहा जाने वाला तथ्य मुझे एग्जाम के लिए बिल्कुल हाई प्रायोरिटी लग रहा है। एकदम सही पकड़ा। टाइटल्स और मिनरल्स रिजर्व्स को हमेशा क्रॉस टेस्ट किया जाता है। तो खनिजों के इस भंडार के बाद अब तटीय पहाड़ों को देखते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की स्लाइड, इन दोनों की ड्राइंग काफी अलग है। हाँ, पश्चिमी घाट एक सतत यानी कंटिन्यूअस हरी लाइन से दर्शाया गया है और पूर्वी घाट को टुकड़ों में दिखाया गया है, और नीचे नीलगिरी मॉट भी है। टेक्स्ट इनकी डिटेल क्या देता है? पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री एक सतत दीवार है, औसत ऊंचाई 1200 मीटर, और ये जैव विविधता हॉटस्पॉट है। पूर्वी घाट कटाफटा है
औसत ऊंचाई 600 मीटर और महेंद्रगिरी उसकी प्रमुख चोटी है। और इनके मिलन बिंदु पर क्या लिखा है? नीलगिरी इनका मिलन बिंदु है, जहां डोडा बेटा चोटी है, और अनामुदी को दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी 2695 मीटर मार्क किया गया है। मेरा डाउट इनकी बनावट पर है कि पश्चिमी घाट सतत क्यों है और पूर्वी घाट कटे फटे क्यों? अगर हम टेक्स्ट की लिमिट में रहें तो उन्होंने बस इनकी फिजिकल विशेषता को डिस्क्राइब किया है। एक सॉलिड दीवार है और दूसरा ब्रोकन है। अनायमुदी का दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी होने वाला डेटा मुझे परीक्षा के लिए एकदम सॉलिड अलर्ट लग रहा है। हाँ, पीक हाइट्स हमेशा स्टैंडर्ड पेपर फॉर्मेट में आती हैं। तो दोनों घाट्स और उनके मिलन बिंदु का सारांश यही था। अगली स्लाइड। अब लगता है मरुस्थल और तटीय मैदान आ गए। सही पहचाना, पीले रंग में थार मरुस्थल और हरे किनारों पर तटीय मैदान है। थार के बारे में लिखा है कि यह भारत पाक में विस्तृत सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। और अलग अलग तटों के नाम क्या है यहाँ? महाराष्ट्र और गोवा का तट कोंकण तट है। केरला के तट को मालाबार तट कहा गया है, जो कायल के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु का तट कोरोमंडल तट है, जहां लौटते मानसून से शीतकालीन वर्षा होती है। और उड़ीसा के तट को उत्कल तट लिखा है। मेरा एक डाउट है, ये कायल का ब्रैकेट में क्या मीनिंग दिया है यहाँ? स्लाइड पर उसके आगे बस बैकवाटर्स लिखा है, जो केरला की इन वाटर बॉडीज का डिस्क्रिप्टिव टर्म है। कोरोमंडल तट पर लौटते मॉनसून से शीतकालीन वर्षा का पॉइंट मेरे हिसाब से सबसे बड़ा एग्जाम अलर्ट है क्लाइमेटोलॉजी टॉपिक का। एकदम परफेक्ट ऑब्जर्वेशन। रिट्रीटिंग मॉनसून का असर हमेशा पूछा जाता है। तो तटों के नाम फाइनलाइज करने के बाद अब द्वीपों की बारी है। हाँ, द्वीप समूह और महासागरीय सीमा। इस मैप में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ EEZ बाउंड्री लाइन दिखाई गई है। दोनों आइलैंड्स के फॉर्मेशन में टेक्स्ट क्या बता रहा है? लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ से बना है और राजधानी कवरत्ती है, जबकि अंडमान और निकोबार ज्वालामुखी निर्मित है, जहां सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी है। और कोई वोल्केनिक एक्टिविटी? हाँ, बैरन द्वीप को एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी मार्क किया गया है। साथ ही लिखा है कि 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है और EEZ तट से 200 नॉटिकल माइल तक है, जहां रिसोर्सेज पर देश का एकाधिकार है। एक डाउट क्लियर कर दें, लक्षद्वीप और अंडमान के निर्माण में जो बेसिक अंतर है वो स्ट्रिक्टली क्या लिखा है? कॉन्ट्रास्ट एकदम क्लियर है। लक्षद्वीप प्रवाल निर्मित है और अंडमान निकोबार ज्वालामुखी निर्मित है। ये 10 डिग्री चैनल का डिवीजन और EEZ का एग्जैक्ट 200 नॉटिकल माइल वाला लिमिट, ये डायरेक्ट एग्जाम अलर्ट्स है। बिल्कुल, मरीन बाउंड्रीज और चैनल डिग्रीज तो बेसिक मैपिंग फैक्ट्स हैं। चलो, द्वीप समूहों और समुद्री अधिकार का संक्षेप लेकर अब नदियों की ओर बढ़ते हैं। सिंधु नदी तंत्र की स्लाइड। यहाँ नीली रेखाएं मैप की गई हैं। उत्तर पश्चिम भारत में नीली रेखाओं से सिंधु और उसकी सहायक नदियां दर्शाई गई हैं। सिंधु का उद्गम तिब्बत के बोखरचू हिमनद से होता है और ये लद्दाख और जास्कर के बीच से बहती है। ट्रिब्यूटरीज में मेजर हाइलाइट्स क्या है? चिनाब सबसे बड़ी सहायक नदी है। व्यास यानी BS नदी पूर्णतः भारत में बहती है। सतलुज शिपकी ला दर्रे से प्रवेश करती है और उस पर भाखरा नांगल बांध है। और ट्रीटी वाला बॉक्स किसका है? यह सिंधु जल समझौता 1960 है, जिसमें पाकिस्तान को 80% और भारत को 20% जल हिस्सा मिलता है। एक डाउट था, टेक्स्ट के अनुसार स्पेसिफिकली कौन सी नदी पूरी तरह भारत में बहती है? स्लाइड के बुलेट पॉइंट्स एक्सप्लिसिटली व्यास नदी का नाम लेते हैं इसके लिए। सतलुज का शिपकीला से एंटर करना और सिंधु समझौते का 80-20 का रेशियो, मुझे दोनों ही परीक्षा के नजरिए से सॉलिड अलर्ट लग रहे हैं। सही कहा आपने। हिस्टोरिकल ट्रीटीज और माउंटेन पास एंट्रीज एग्जाम का फेवरेट मटेरियल हैं। तो सिंधु तंत्र को यहां क्लोज करके अगली स्लाइड देखते हैं। गंगा नदी तंत्र की स्लाइड। इसमें एक में ब्लू लाइन और एक देवप्रयाग का पॉपअप बॉक्स है। बिल्कुल, मैप में गंगा और सहायक नदियां हैं। टेक्स्ट कहता है कि गंगा देश की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर। देवप्रयाग के बॉक्स में लिखा है कि यहां भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। और यमुना वगैरह के बारे में क्या टेक्स्ट है? यमुना को सबसे लंबी सहायक नदी बताया गया है, जिसका उद्गम यमुनोत्री से है। दामोदर नदी को अब जैविक मरुस्थल का टाइटल दिया गया है और सुंदरबन डेल्टा को सबसे बड़ा डेल्टा और रॉयल बंगाल टाइगर का घर बताया गया है। मेरा डाउट उस देवप्रयाग बॉक्स पर है। गंगा किन दो नदियों से मिलकर बनी है वहां? उस बॉक्स के इक्वेशन के हिसाब से भागीरथी प्लस अलकनंदा मिलकर गंगा बनाती हैं। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहे जाने वाला टर्म इकोलॉजी के हिसाब से टॉप टियर एग्जाम अलर्ट लग रहा है मुझे। एकदम पॉइंट पर हैं आप। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में ऐसे फैक्ट्स कैच किए जाते हैं। तो गंगा बेसिन के बाद अब हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देखते हैं। यहाँ एक लाल रंग की नदी तिब्बत से एंटर कर रही है। हाँ, ये लाल लाइन ब्रह्मपुत्र के प्रवाह को दर्शाती है। इसके नामों का वेरिएशन दिया है। तिब्बत में त्संगपो, अरुणाचल में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र। भारत में एंटर कहां से करती है ये यंगैप दर्रे से प्रवेश करती है और एक महाखड्ड यानी गौज बनाती है। इसकी एक ट्रिब्यूटरी लोहित को खूनी नदी कहा गया है, जहां भूपेन हजारिका सेतु है। और वॉल्यूम के बारे में? जल आयतन में ये सबसे बड़ी नदी है और असम में माजुली द्वीप को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप लिखा गया है।
मुझे एक डाउट था, क्या इस नदी के अलग अलग क्षेत्रों के नामों को दोहरा सकते हैं एक बार? जरूर। तिब्बत में चांगपो, अरुणाचल में दिहांग और असम में आकर ब्रह्मपुत्र। लोहित को खूनी नदी कहना और माजुली का सबसे बड़ा नदी द्वीप होना, ये क्लियर कट एग्जाम अलर्ट्स हैं। मैं सहमत हूँ, यूनिक, लार्जेस्ट लेबल्स हमेशा पेपर में आते हैं। तो ब्रह्मपुत्र की इन विशेषताओं के बाद हमारी आखिरी रिवर स्लाइड पर आते हैं, प्रायद्वीपीय नदियां। इसमें दक्षिण भारत का मैप है और ईस्ट वेस्ट फ्लो वाले तीर हैं। सही कहा। पश्चिम की ओर नर्मदा भ्रंश घाटी में बहती है और एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और पूर्व की तरफ फ्लो करने वाली गोदावरी को दक्षिण गंगा या वृद्धा गंगा कहा गया है और ये सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है, 1465 किलोमीटर। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा लिखकर ब्रैकेट में पवित्रता लिखा है, ये वर्ष भर जल प्रवाह वाली नदी है और जोग जलप्रपात शरावती नदी पर मार्क्ड है। मेरा एक डाउट था, गोदावरी और कावेरी दोनों में गंगा टाइटल लगाया गया है, इन दोनों के टर्म्स में स्लाइड में क्या फर्क समझाया है? टेक्स्ट के लेबल से क्लियर है कि गोदावरी एज और लेंथ की वजह से दक्षिण या वृद्धा गंगा है, जबकि कावेरी के साथ ब्रैकेट में पवित्रता जुड़े होने की वजह से वो दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। नर्मदा का डेल्टा ना बनाना और माही का कर्क रेखा को ठीक 2 बार काटना, ये तो परीक्षा के लिए एकदम मैसिव अलर्ट्स है। हाँ, और ये फैक्ट सैकड़ों बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो उत्तर और दक्षिण की नदियों का ये अंतर यहाँ खत्म होता है। अब फाइनल स्लाइड, निष्कर्ष यानी कंक्लूजन की स्लाइड। यहाँ एक पूरा मिला जुला मैप है। बिल्कुल, मैप में सारी भौतिक विशेषताएं ओवरलैप कर रही हैं। यहाँ 4 बुलेट पॉइंट्स हैं। पहला, हम कृषि प्रधान हैं, जहाँ 43% मैदान ही हमारा खाद्यान्न भंडार है। और कोस्टलाइन और मानसून पर क्या लिखा है? द्वीपों सहित कुल तटरेखा 7516.6 किलोमीटर है। मानसून को भारतीय अर्थव्यवस्था का जुआ कहा गया है। निष्कर्ष यह है कि ये 6 भौतिक विभाग मिलकर एक संपूर्ण भारत बनाते हैं। एक डाउट आ रहा है कि अर्थव्यवस्था का जुआ, इस मुहावरे का स्लाइड के रेफरेंस में क्या कनेक्शन है? स्लाइड के पहले पॉइंट से इसका कनेक्शन है। हमारा 43% एग्रीकल्चरल मैदान बारिश पर डिपेंड करता है, इसलिए उस डिपेंडेंस और अनप्रेडिक्टेबिलिटी को अर्थव्यवस्था का गैम्बल कहा गया है। तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर और 4 हॉटस्पॉट्स। ये न्यूमेरिकल डेटा लास्ट मिनट रिवीजन वाले एग्जाम अलर्ट्स है। एकदम परफेक्ट। न्यूमेरिकल समरीज ओपनिंग स्टेटमेंट के रूप में जरूर फ्रेम होती हैं। तो इन 6 भौतिक विभागों की इस समरी के साथ हम आखिरी स्लाइड को क्लोज करते हैं। सच में इन 18 स्लाइड्स के थ्रू पूरे देश की रूपरेखा का बहुत ही ब्रिलियंट रिवीजन हो गया। एक स्टूडेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से सारे फैक्ट्स मैप पर एकदम क्लियर हो गए। मुझे खुशी है कि ये डीप डाइव सभी एस्पिरेंट्स के लिए इतना असरदार रहेगा। लेकिन अध्ययन सत्र को फॉर्मली बंद करने से पहले एक विचार में सबके लिए छोड़कर जाना चाहता हूं। आज हमने पढ़ा कि भारत इन 6 विभागों में बढ़ता है। एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, अगर इनमें से एक भी फिजिकल फीचर, स्पेशली नॉर्दर्न हिमालय, एग्जिस्ट ही ना करता, तो भारत का मॉनसून और पूरी अर्थव्यवस्था आज कैसी होती? इस लॉजिकल सवाल पर जरूर विचार करें। अगले अध्ययन सत्र तक आप सब अपना रिवीजन ऐसे ही स्ट्रांग रखें।